प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? पीछे के क्लास आपने कर लिया होगा। पिछले 2 दिन से हमने आपका ये वीडियो शूट नहीं किया था। आज फिर से हम आगे उस क्लास को बढ़ाते हैं। आज हम टॉपिक हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम 2-3 रूप में जो है क्लियर करेंगे। सबसे पहले इस पे देखा जाएगा, इसका एक सामान्य परिचय दे दिया जाए कि ये क्या होता है। तो एक बड़ा प्रचलित है, जनरल जो है सभी लोग जानते हैं। आप क्लास 1 में भी आप पढ़े होंगे, जनरल से इसको बोला जाता है। तो इसको आपको जानना है, मेंशन करना है कि ये कोशिका का ऊर्जा घर होता है। लिख लीजिए, कोशिका का ऊर्जा घर। पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं। तो लेकिन जानना ये है कि वाई क्यों होता है, तो थोड़ा सा इसमें भी डिफाइन कर लेंगे। इसको ऐसे करके बना लीजिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्लियर हो गया? प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा घर होता है या पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्यों? क्योंकि इसमें यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कोशिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिस ऊर्जा से कोशिका अपने समस्त कार्यों का संपादन करता है। तो ये आपको जनरल से जाननी है। एक बात और जानना है, इसके परिचय के रूप में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यह स्वयं, या इसको ऐसे लिखें, यह न लिखिए, ठीक है। इसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम, स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये हमको एक महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है। और एक और बात जो है आपको जानना है वह यह कि माइटोकॉन्ड्रिया, किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होती है, उसकी संख्या जो है तो वो उसकी कार्यकी पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी कार्यकी पर निर्भर करता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, यह समझना है।
कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है। जैसे अगर हम ये कोशिका बनाते हैं, ये कोशिका बनाते हैं और ये सेल है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होनी चाहिए? क्या इसकी कोई संख्या निश्चित है या ये कितना होता है? तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि पर्टिकुलर इस कोशिका को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। बात समझ आ रहा है? किसी कोशिका को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कार्य की मतलब कार्य करने की आवश्यकता जितनी होती है, उतनी माइटोकॉन्ड्रिया इसके में होती है। तो इसलिए निश्चित नहीं है, किसी में सिंगल या उससे अधिक भी जो है कोशिका में ये हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। इसलिए ये बात स्पष्ट किया गया कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी कार्य की पर निर्भर करता है। ये तीन सूचना, ये तीन इंट्रोडक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ न कोई न कहीं से किसी में ये आता है। इसलिए ये तीनों को आपको क्लियर अपने दिमाग में रख लेना है। ये बहुत पुराना हो चुका है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। इस लाइन को भी जरा समझने का कोशिश करेंगे। कैसे है, क्या मतलब यहां पे है, क्या कह रहा है ये लाइन? ये कह रहा है कि कोशिका में हमने आपसे पढ़ाया था कि केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक में क्या होता है? तो डीएनए होता है। चलिए ठीक है, डीएनए क्या करता है? पैतृक गुणों को ट्रांसफर करता है अपने संतति कोशिका में। चलिए ये इसका गुण हुआ। तो एक कोशिका में ये ऑलरेडी डीएनए केंद्रक में है, तो फिर जो है क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया इसके और सारे अंगक जो हैं उनमें से ये एक अद्भुत अंगक है। ये एक स्पेशल ऐसा अंगक है जिसमें स्वयं का भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और स्वयं का केंद्रक होता है डीएनए। और डीएनए अगर है तो क्या होगा? राइबोसोम भी है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी संश्लेषण की। तो ये एक स्पेशल बात हो गई इसके लिए, ठीक है ना। यानी कि केंद्रक में डीएनए तो है ही है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपनी डीएनए होती है। यानी यह माइटोकॉन्ड्रिया अपनी सूचनाएं जो है अपना माइटोकॉन्ड्रिया विभाजन के समय क्या होता है? ये देता है अगले माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो ये एक स्पेशल बात आपको जानना था और इसको मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे इस फॉर्म में कि माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल इंट्रोडक्शन था। ये तीन सूचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको याद रखना है, ये पूछता है बार बार। अब हम देखेंगे इसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका लिख भी लेंगे। संरचना, पहले समझ लें फिर लिखने का व्यवस्था बनाया जाएगा। ये आप जरा ऐसे बड़ा सिंपल सा है, समझने का कोशिश करेंगे। आपने ये देखा कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें दो ये लेयर दिखाया जा रहा है, यानी कि दो परत है, झिल्लियों की ये दो परत है, ठीक है। और इस परत एक, अब इसको ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाह्य झिल्ली। ध्यान दो, ये हो गया बाह्य झिल्ली।
और ये हो गया अंतःझिल्ली। अब हम ये आपको यहां दिखाने चाहेंगे कि ये जो अंतःझिल्ली है तो इस स्ट्रक्चर फॉर्म में, कहीं इसको ब्रेक नहीं है, लेकिन ये अंतःझिल्ली है वो अंदर बहुत बलित होती है, यानी मुड़ी हुई स्ट्रक्चर में होती है। कैसे मुड़ी हुई होती है ये देखेंगे। यहां पे ये ऐसे, फिर ये यहां पे ऐसे, फिर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये देखिए यहां से ये मुड़ गया, ये झिल्ली मुड़ के ऐसे अंदर आ रही है, फिर ये ऐसे जा रही है। इसलिए अब हम इसको, ये अंदर वाली झिल्ली को मिटा करके आपको ये बताएंगे ये किस तरह से मुड़ता है। स्ट्रक्चर बनाने समय में भी आपको ध्यान देना है। हमने अभी इसको इसलिए बनाया ताकि आप ये जाने कि दोहरी झिल्ली है कैसी। दो झिल्लियां हैं और दोनों झिल्लियां कैसी हैं, बिल्कुल दो परत से ये बनी हुई है। तो अब हम इसको देखेंगे। आप हमारे साथ साथ फिगर भी बनाते चलें। ये मिला दिया यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर आई। यानी कि अगर इसको फिर से सीधा किया जाए तो ये सब बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी, पहले हमने दिखाया था। लेकिन वो क्या है, यानी कि ये बाह्य झिल्ली और ये हो गया अंतःझिल्ली। अंतःझिल्ली क्या थी, ये है। और जो बलित होने की बात कही जा रही है, यानी मुड़ने की बात कही जा रही है, ये आप देखेंगे तो देखेंगे आप ये अंगुली की संरचना बना रही है। फिंगर से अंगुलिमा ये संरचना बना रही है, ये अंदर की तरफ क्या कर रही है, मुड़ जा रही है। और फिर इसके अंदर ये सारा ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक स्पेस हुआ। और इस स्पेस को आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, फिर भी अगर हम देखेंगे कि अगर ये दो झिल्ली है और इसके बीच में गैप है तो स्वाभाविक सी बात हो गई कि इसको हम आउटर चेंबर या बाह्य प्रकोष्ठ और ये अंदर वाला आंतरिक इनर चेंबर या अंतर प्रकोष्ठ के रूप में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो इनर चेंबर है या जो अंतर प्रकोष्ठ है, ये प्रकोष्ठ मतलब ये एरिया, ये क्षेत्र, ये घर, एक तरह से इस झिल्ली के अंदर का ये स्थान। इस स्थान में कुछ गाढ़े द्रव के रूप में पदार्थ होता है, गाढ़े द्रव के रूप में पदार्थ होता है, और उसको इसमें ऐसे गाढ़े द्रव का पदार्थ होता है ये, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल द्रव कहते हैं। और वो माइटोकॉन्ड्रियल द्रव और लास्ट ऐसे उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। उसी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो ध्यान आ रहा है, दो झिल्लियों से मिलकर बनी है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, ठीक है, और इसके अंदर वाली जो झिल्ली है वो मुड़ी हुई होती है। मुड़ करके अंदर जो है अपने ही चेंबर में ये मुड़ा हुआ है, और मुड़ करके इसके अंदर जो है एक संरचना बनाता है। और इस संरचना को, ये वाली संरचना, यहां ध्यान देंगे हम, इसको अलग फिर से आपको डिफाइन कर रहे हैं। ये वाली संरचना, ये देखिए, ये यहां से यहां तक ये वाली संरचना, कोशिश करेंगे देखने के लिए ये। और इस संरचना को हम कहते हैं क्रिस्टी। इस संरचना को कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। या कोई डाउट नहीं, ओके। अब ये जो क्रिस्टी है, इसी क्रिस्टी पर कुछ ऐसे इस स्ट्रक्चर में, कुछ इस स्ट्रक्चर में और एक निश्चित अंतराल पे, एक निश्चित दूरी पे
ये दिख रहा है आपको? इस तरह का एक रैकेट नुमा ये संरचना पाया जाता है। और इसको हम ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। तो डिफाइन कर सकते हैं इसको, लिखेंगे इसको F1 कण। देखा आपने? और इस प्रकार अब इसके अंदर यानी कि इनर चेंबर यानी कि अंतः, ध्यान देना ये वाला अंतः झिल्ली के अंदर जो द्रव है उसका क्या नाम दिया मैंने? मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए उसको भी मेंशन करते हैं। ये क्या हो गया? मैट्रिक्स। ठीक है, इसी मैट्रिक्स में यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल द्रव में इसका अपना डीएनए, अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए और इसको हम दिखा सकते हैं राइबोसोम। तो ये आपने समझने का प्रयास किया यहाँ पे कि दो झिल्ली में ये होती है, एक झिल्ली जो है बाह्य झिल्ली और एक अंतः झिल्ली। ठीक है, अंतः झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ करके, अंदर की तरफ बलित होकर के अंगुलीनुमा संरचना बनाती है और इस संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं ना? फिर से देखेंगे, इसी क्रिस्टी पर इस तरह का सारे पर ध्यान दीजिएगा, एक पे नहीं, ये सब पे है, यानी सारी क्रिस्टियों पे अगर हम देखें तो इस वाले माइटोकॉन्ड्रिया में कितने क्रिस्टी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारी क्रिस्टियों पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, यानी राइबोसोम है। ये देखिए यहां भी सब पे, किसी एक पे नहीं बनाना है। आप जब ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे? सब पर बनाएंगे। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आप ये F1 कण कहां पाया जाता है, तो किस पर पाया जाता है? क्रिस्टी पर पाया जाता है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। ये वाला क्या बना रहा हूं मैं? F1 कण, जिसको हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखा कुल ये आपकी स्ट्रक्चर निकल करके आई। अब ये F1 कण क्या करता है, क्या काम है इसका? तो जब आपको मालूम है कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद एट लास्ट वो ग्लूकोज में टूट जाता है। वो ग्लूकोज हमारे रक्त के माध्यम से यानी हमारे खून में बह करके, खून में से अवशोषित होकर के खून में मिलता है और खून से बह करके कोशिकाओं में जाता है। जब वो कोशिकाओं में आता है तो फिर से कोशिकाओं में उसका क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है ना? तो जो ऑक्सीजन आता है यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के माध्यम से इसमें जो ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीकरण इसी F1 कण पे होता है। क्रिस्टी पे उपस्थित F1 कण या ऑक्सीसोम
के रूप में, और उसी ऑक्सीकरण से क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आपने देखा, स्पष्ट हुआ, स्ट्रक्चर संरचना इस तरह से है और फिर इसका कार्य क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, तो यही चीज हमको जो है मेंशन कर लेना है। आइए हम लिख लेते हैं। अगर हम इसको संरचना के रूप में लिखना शुरू करें तो यहां लिखें संरचना, फिगर आप बना लें। लिखेंगे बना हुआ। अगला अंतःझिल्ली अंदर की तरफ बलित होकर, बलित मतलब मुड़कर, पुस्तक में लिख लें वरना भूल जाएंगे, मुड़कर अंगुली नुमा संरचना बनाती है। ठीक है, फिर लिखेंगे अंतर झिल्ली के अंदर अंतःझिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल द्रव जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं। फिर आगे इस मैट्रिक्स में
ये शब्द लिखना ठीक रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होना। ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्रिस्टी अथवा अंतः झिल्ली, ये देख लेंगे क्रिस्टी अथवा अंतः झिल्ली का मुड़ना इसलिए क्योंकि ऑक्सी श्वसन जैसी रासायनिक क्रिया के लिए बड़ा क्षेत्र उपलब्ध हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मतलब ये है, ये लाइन जो कह रही है कि ठीक है सर, ये बाहर वाली जो झिल्ली है वो प्लेन है और ये छिद्रित है, छिद्र भी है इसमें, ये बाहर वाली प्लेन है, ये तो चलिए समझ में आता है। लेकिन ये अंदर वाली झिल्ली अंदर इतने मुड़ क्यों गई? हमने तो बता दिया कि ठीक है मुड़ गई, मुड़ के इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया और उस स्ट्रक्चर को हमने क्रिस्टी कह दिया। लेकिन मुड़ी क्यों, ये जानना है ना। तो ये इसलिए मुड़ी क्योंकि इसके मुड़ने से हमें क्या हो रहा है, अगर ये सपोज करो यहाँ पे देखो कि अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर रहती और ये ऐसे रहेगी, जरा समझने का कोशिश करना। तो अगर हम और हमें चाहिए क्या, क्रिस्टी, क्रिस्टी पे भी क्या चाहिए, F1 कण चाहिए। तो क्या अगर हम यहाँ पे F1 कण दें, ध्यान देना, तो कितना F1 कण आएगा, इसी पे ना आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन अगर ये ऐसे अंदर मुड़ मुड़ जा रही है, ऐसे मुड़ करके, और इस पर हम F1 कण बना रहे हैं या
क्रिस्टल बना रहे हैं ये, तो क्या हो रहा है, रासायनिक क्रिया के लिए ज्यादा क्षेत्रफल या ज्यादा जगह उपलब्ध हो जा रहा है, या आपके समझने के हिसाब से ज्यादा जो है ऑक्सीजन या F1 कण जो है उपलब्ध हो जा रहा है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है रासायनिक क्रिया हो सके और ऊर्जा का उत्पादन हो सके। ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया कि पृष्ठी अंदर क्यों बना, यानी कि ये अंतः झिल्ली अंदर की तरफ क्यों मुड़ी। ठीक है, तो इस रूप में इसको हमको जो समझना है। और अब इसके बाद इसका कार्य लिखने के लिए लिख लें। कार्य में आपको मालूम है, ठीक है, स्ट्रक्चर में आपका ये हुआ। अब कार्य अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन एटीपी, इसको क्या लिखेंगे, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है ये जानना है, एडोनिसिन ट्राई फॉस्फेट, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, तो ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में ठीक है। और एक और बात मेंशन कर सकते हैं, अगर बता दें तो मुख्य कार्य इसका यही है, नोट कर लें इसे, ऊर्जा का उत्पादन एटीपी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। चलिए आप पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। और अगली बात एक और चीज, इसी ऊर्जा से नए जैविक अणुओं का बनना तथा कोशिकीय क्रियाओं का संपादन होना। ठीक है बेटा, तो आपने देखा आज का टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया। हमने प्रयास किया कि आपको इसका स्ट्रक्चर, इसका इंट्रोडक्शन और फिर इसका फंक्शन, ये तीन रूप में जो है हमने माइटोकॉन्ड्रिया को आपके सामने डिफाइन करने का प्रयास किया। जैसा कि आप समझ लिए होंगे, और इसको नोट्स बनाइए, इसको लिखिए। कुछ नहीं समझ में आता है फिर मुझसे आप फोन करके पूछ लीजिए, वो सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा। थैंक यू।